नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है हिंदी वरदान ऑनलाइन क्लासेस में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और सही ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। आपको जैसे पता है कि ये हमारी जो ऑनलाइन क्लास है, इसमें यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और अन्य सभी जीआईसी के लिए जितने भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो आप सबको मिल रहे हैं। मैं प्रियंका आप सबको अपने द्वारा बनाए गए नोट्स, जो कई किताबों के मिश्रण हैं, आप सबको थोड़ा सा इसमें देना चाहती हूँ, जिसमें आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो टॉपिक को बातों में न बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो हमने एक हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत देख लिए थे, तो उन स्रोतों में हमने इतिहास लेखन परंपरा में हमने देखा सबसे पहले इस्तवार दलाल तेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, किसकी रचना है ये? तासी जी की, जो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार थे, जिनकी रचना का नाम क्या है? इस्तवार दलाल लितेतु एंदुई हिंदुस्तानी, जो 2 संस्करण में थी। प्रथम संस्करण जिसके 2 भाग थे 1839 1847, द्वितीय संस्करण जिसके 3 भाग 1870 और 71 में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था? 738 कवियों में 72 कवि जिन्होंने हिंदी के रखे थे, बाकी शेष उर्दू के कवि थे। इसका हिंदी में अनुवाद किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में। ठीक है, तो आज आगे क्लास करते हुए हम लोग देखते हैं कि इसमें अन्य कौन है। तो अन्य लेख में हम लोग देखेंगे, दूसरा हमने लिया है दूसरे जो हिंदी साहित्य के इतिहास को, जिन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया था पहले, क्योंकि आपको पता ही है कि काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था किसने? ग्रियर्सन ने। ठीक है, ग्रियर्सन ने किया था, जिनका मानना था कि ये जो भी इन्होंने लेखन किया था वो काल विभाजन के तौर पे किया था, क्योंकि गारसात तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। और इसमें जो वर्णानुक्रम पद्धति में है, आपको पता है पिछली क्लास में मैंने बताया था, शिव सिंह सेंगर जी ने भी क्या किया था? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो पुस्तक थी, ये इतिहास की रचना की गई, ये द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888, ठीक है, 88 में हुआ था द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो इसको आप 88 करिए। ठीक है, 1888, और इसे पुस्तक के रूप में 1 साल बाद विभाजित किया कि पहले ये क्या हुआ? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को किसमें किया गया? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के रूप में। आपको बता दें, ये काल विभाजन का प्रथम प्रयास है, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके पहले जो रचनाएं हुई हैं वो कालानुक्रम पद्धति में हुई। कालानुक्रम, जो भी रचनाकार थे उनके जन्म तिथियों से नहीं, उनके नाम से किया जाता था, उनके नामकरण के आधार पर। ठीक है, लेकिन ग्रियर्सन ने क्या किया? जो इतिहासकार रचनाकार थे उनके
जन्म तिथि या उनके समय को लेकर किया गया, तो इसे समय का अनुपात होता है। यह किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान देना है कि यह किस भाषा में है। यह अंग्रेजी भाषा में रचित है, कालानुक्रम पद्धति में है। कुल रचनाकारों का वर्णन किस में है? इसमें आप ये नोटिस करेंगे, इसमें आपके सभी हिंदी के हैं, क्योंकि अभी तक जितना हमने पीछे पढ़ा, ताशी का पढ़ा, तो ताशी ने सारी के सारे में केवल 72 को 738 में से केवल 72 रचनाकारों को, हिंदी के रचनाकारों को लिया। लेकिन ग्रियर्सन ने क्या किया था? 952, ग्रियर्सन ने 952 रचनाकारों में सभी के सभी रचनाकारों को किस में लिया था? हिंदी में लिया था, और इनकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। ठीक है, तो कुल 952 रचनाकारों का वर्णन किया, जो सभी के सभी किस में है? सभी के सभी हिंदी के रचनाकारों को लिया था। इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया जो अपने इतिहास लेखन का, तो इसमें इन्होंने 12 अध्याय हैं इनके, और 11 युगों में बांटा है। जो अपना इतिहास, साहित्य का इतिहास है, उसके कितने अध्याय हैं कुल? ये पिछली बार प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं ये पॉइंट डाल रही हूँ आपको। 11, जो इसके 11 युगों में बांटा गया है। कितने युगों में बांटा गया है? 11। और अध्याय कितने रखे गए? पुस्तक के 12 अध्याय रखे गए हैं। इसका हिंदी में अनुवाद किया था किसने? इसका हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका 1957 में क्या किया था? इसका हिंदी में अनुवाद किया था, क्योंकि आपको पता है ये अंग्रेजी भाषा में रचित है। और ताशी की कौन सी, ताशी की रचना जो भाषा है, किस ताशी की रचना किस भाषा में है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ताशी की रचना किस भाषा में है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसके पहले भी रचनाएं की गई हैं हिंदी साहित्य के, लेकिन सही तरीके से कह दें तो जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन है वो इन्हीं का है, ग्रियर्सन के ही माना जाता है। ठीक है, दूसरे रचनाकार हम ले लें तो मिश्रबंधु हैं। मिश्रबंधु में आपको ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि मिश्रबंधुओं में जो नाम रखा गया है मिश्रबंधुओं में, तो ये मिश्रबंधु में कौन कौन है? सबसे ज़्यादा प्रश्न तो यही बनता है कि मिश्रबंधुओं में नाम कौन कौन से हैं। तो मिश्रबंधुओं में आपके 3 नाम आपको याद रखें, श्यामदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, सुखदेव बिहारी मिश्र। कौन कौन से? श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, ये मिश्रबंधु विनोद के नाम से रचना करते हैं, जिसका 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ और चतुर्थ भाग इसका 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको, ये डेट महत्वपूर्ण है। न जाने कितनी बार ये प्रश्न आ चुका है कि प्रथम 3 भाग मिश्रबंधु विनोद का प्रथम 3 भाग किस सन में प्रकाशित हुआ, मिश्रबंधु विनोद का चतुर्थ भाग किस सन में प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये जो प्रकाशक संस्था है, इस पुस्तक की प्रकाशक संस्था आप सबको पता है नागरी प्रसारणी सभा काशी द्वारा किया गया था, और ये नागरी प्रसारणी सभा काशी हस्तलिखित ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुल रचनाकार, इसमें 45-91 कुल रचनाकारों को रखा गया है। और यह बता दें आपको, यह कालानुक्रम पद्धति में है। किस पद्धति में है यह कालानुक्रम पद्धति में है, यानी ग्रियर्सन की जैसी कालानुक्रम पद्धति है, उसी के आधार पर इसको भी कालानुक्रम पद्धति में रखा गया है। ठीक है, इसमें कुल कितने रचनाकारों को रखा गया है? 45-91 यानी लगभग 5000। ये भी पिछली बार प्रश्नों में आ चुका है। 5 भागों में उपविभाजित है सहित 8 भागों में। इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से
कहा है। इन्होंने आदिकाल को किस नाम से कहा? इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से कहा है। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कवियों को श्रेणी निर्धारित की। ऐसे कवि जिन्होंने हर कवियों की कालानुक्रम पद्धति में इनकी रचना है और इन्होंने हर कवियों की श्रेणियों की एक मध्यम मध्यम और प्रश्न 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक जो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? मिश्रबंधु बिंदुओं में मिलता है। ये प्रश्न आप ये जो बिंदु है ये आपको महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान में रखने हैं। इनकी रचना में प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। यह जो है सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है, यह जो ग्रियर्सन की पद्धति है उनके अनुसार ये रचनाएं की गई हैं। हिंदी नवरत्न मिश्रबंधुओं का है, जिसमें इन्होंने क्या किया था? 1910 में इसकी रचना हुई। डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1910। ये डेट जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देना है। तुलसी, सूरदास, बिहारी भूषण, मोतीराम, केशव देव, कबीर चंद्र बरदाई, ये सब इनके इन नवरत्न में आते हैं। कितनी बार न जाने कितनी बार प्रश्नों में आ चुका है। आप KBS NBS कहीं भी उठा लीजिए कि हिंदी नवरत्न में ये 9 कवि जो हैं इनमें से निम्न में से कौन है कौन नहीं है, तो आपको ये ध्यान देना है। मैं आपको ट्रिक बताऊँ इसको यहाँ रिवाइज करने की। तुलसी हर देखिए जो भी है ना भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि, तो मैंने एक राम भक्ति काव्य के ले लिए तुलसी को, कृष्ण के ले लिए सूर को और आपके कबीर ले लिए निर्गुण पंथ के। तो ये आपके क्लियर हो गए, ये महत्वपूर्ण है, आपको पता है। बिहारी को ले लीजिए, आप लीजिए रीतिकाल के रचनाकारों को, तो बिहारी हो गए, आपको पता है बिहारी जो है रीति सद्य काव्यधारा के और रीतिकाल के। भूषण व मोतीराम को आप ले लीजिए, केशव रीतिबद्ध कवि के हैं। देव को ले लीजिए आप, तो ये रीतिकाल के कवि हैं सारे। ठीक है। चंद्र बरदाई को भी ले लीजिए, है ना, रासो काव्यधारा में आते हैं। और आधुनिक काल में केवल एक को लिया गया है, किसको? भारतेंदु जी को। इतना क्लियर हो गया। तो ये जब इस ट्रिक से आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये आपको रिवाइज करने में, बाद में रिवाइज करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लेते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र जी गुप्त की। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना को हम लेते हैं। आपको पता है प्रथम वैज्ञानिक का इतिहास किसने लिया था? किसकी रचना है ये? तो प्रथम वैज्ञानिक इतिहास आपके किसकी है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी की रचना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है क्योंकि ये पिछली बार प्रश्न में आ चुका है, BPSC में भी आया प्रश्न है कि इसका प्रथम जो भाग है वो कितने में है? 1964 में, और उसका द्वितीय भाग 1965 में। तो यानी प्रश्न ये था कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कितने भागों में विभाजित हुआ है? तो 2। प्रथम भाग इसका 1964, द्वितीय आपका 1965। ये डेट थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सारे महत्वपूर्ण जितने भी इतिहास लेखनकार के थे मैंने उनको ले लिया है। ठीक है। आदि काल को प्रारंभिक शून्य काल कहा गया। इन्होंने क्या कहा? आदिकाल को प्रारंभिक शून्य काल कहा। आदिकाल को क्या कहा? प्रारंभिक शून्य काल कहा। सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल कहा, शून्य काल कहा, ये आपको ध्यान देना है। आदिकाल को प्रारंभिक काल, शून्य काल कहा और सालभद्र सूरी को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इस पे हम आगे क्लास लेंगे, लेकिन ये आप लोग साथ में ही रिवाइज करते चलिए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा।
भक्ति काल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। भक्ति काल को इन्होंने त्रय श्रेणी यानी लोकाश्रय आदि श्रेणी मिलाकर 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पता ही है आपको, शुक्ल जी के प्रतिद्वंदी कह सकते हैं इनको, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी ऐतिहासिक रचनाएं कुछ है। हिंदी साहित्य की भूमिका सिक्वल आ जाता है आपको इसमें, ये न्यूज़ नेट में, तो ये आपके उस पर्पस से भी ठीक है। तो हिंदी साहित्य का जो इनकी रचना ऐतिहासिक रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका 40, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 52, हिंदी साहित्य का आदिकाल 53। ठीक है, रचनाकारों का मूल्यांकन सामाजिक दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है। ठीक है, और इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा, आदिकाल को, और भक्तिकाल को एक नई दुनिया कहा, भक्तिकाल को एक नई दुनिया कहा, और अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो यहाँ तक हमारी क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण में आपके सबसे महत्वपूर्ण है शुक्ल जी, उनकी थोड़ी सी क्लास बड़ी हो जाएगी, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा टॉपिक ले रहे हैं, और जो कि आपके सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप कह सकते हैं एक प्रकार की आपकी, अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो भी आपको ये जन्म घुट्टी की तरह काम देगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है, बेस से तैयार कर रहे हैं, शुरू से तैयार कर रहे हैं, तब तो ये आपके लिए टॉनिक की तरह है, क्योंकि आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ पॉइंट बिंदुओं को लिखवा रही हूँ, उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, आप उसको पॉइंट को पढ़िए और इन सभी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग पेन कॉपी तो लेके ही बैठे होंगे, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको क्लास अच्छी लगे तो उसके लिए आप अच्छे वाले कमेंट भी कर सकते हैं। अब चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए आप लोगों ने, मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं व्याकरण की भी क्लास चला सकती हूँ साथ में, तो आप लोग, अगर मुझे थोड़ा अच्छा लगा आपको, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मुझे सपोर्ट दीजिए, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आप लोग इस क्लास को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हम विधिवत लेंगे। उसके बाद हम इसमें से एक प्रश्नोत्तरी उठाएंगे, प्रश्नों को हल कराएंगे टॉपिक से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते।